चलिए, हमारा चल रहा था मटेरियल कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में अभी आगे का सिलेबस देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वैल्यूएशन, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो इसी पे से आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इश्यूज, लेट्स चेक इट आउट। क्या बोलता है? मटेरियल्स इशूड फ्रॉम द स्टोर शुड बी प्राइस एट द वैल्यू एट विच दे आर कैरिड इन स्टॉक, but there can be a situation where the material may have been purchased at different times and at different prices with varying discounts, taxes, etc. Because of these, the problem arises as to how the material issues to the productions are to be valued. There are several methods for tackling this situation. देखिए, एक्चुअल में ये जो वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल है, ये होता क्यों है? मतलब वैल्यूएशन करने का काम क्यों आता है? हम कॉस्टिंग में कर क्या रहे हैं? हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो कॉस्ट में एक कंपोनेंट है मटेरियल। तो मटेरियल कितना लगा, उतनी उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी है। अब मटेरियल हम एक ही दिन खरीद रहे हैं क्या? नहीं, हम मटेरियल पिसमिल वे में खरीद रहे हैं, मतलब टुकड़ों में मटेरियल खरीद रहे हैं। ओके, है ना? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम मोबाइल हैंडसेट्स बना रहे हैं तो उसको लगने वाले सारे स्पेयर पार्ट्स वन स्ट्रोक में खरीद लेंगे। ऐसा हो सकता है कि डिस्प्ले हमने आज खरीदा है ना? बैटरीज ख़त्म हो गई तो बैटरीज और कभी खरीदिए। तो हमारे जो परचेज है वो मल्टीपल टाइम्स है, अलग अलग समय पे, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स है, दैट टू एट डिफरेंट प्राइजेज। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट होता है क्या? नहीं, प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। डी लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई में हमने दिखा था, प्राइस चेंज होते रहता है। तो हमने हमारे जो फिनिश गुड्स है उसमें जो मटेरियल यूज़ किया उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी लेनी चाहिए? तो वन सिंपल मेथड है कि सर, जितना मटेरियल हमने इशू किया उतने मटेरियल की कॉस्ट ले लो। जो मटेरियल हमने यूज़ किया उस मटेरियल की कॉस्ट ले लो, ठीक है? तो ओरिजिनल कॉस्ट ले लो सर, जितने में हमने ख़रीदा था। तो उसमें अब चैलेंजेस ऐसे आएंगे कि ओरिजिनल जो मटेरियल था वो तो हमने मल्टीपल टाइम्स खरीदा था, फर्स्ट लॉट, सेकेंड लॉट, थर्ड लॉट, या यूँ को ओपनिंग स्टॉक भी था। तो हमने जो मटेरियल इशू किया है फॉर प्रोडक्शन, वो फर्स्ट लॉट का है या सेकेंड लॉट का है या ओपनिंग स्टॉक का है, ये कैसे पता चलेगा? कौन सा मटेरियल हमने कौन से, जाहिर सी बात है ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट अलग हो सकती है, वो इसकी कॉस्ट अलग हो सकती है, सेकेंड स्टॉक लॉट की कॉस्ट अलग हो सकती है, थर्ड लॉट की कॉस्ट अलग हो सकती है, हर एक लॉट की कॉस्ट अलग अलग हो सकती है। तो हमने मटेरियल में, हम जब मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमने ऐसा क्या समझना कि हमने ओपनिंग स्टॉक से लिया है कि फर्स्ट लॉट से लिया है कि सेकंड लॉट से लिया है, थर्ड लॉट से लिया है। तो यही जो प्रॉब्लम है इसे हम अभी इस टॉपिक में एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है? तो इसमें ये सारी बातों को ध्यान में रखना है, ये सिर्फ रीड करने का है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज, हम कितने बार परचेज करते हैं, प्राइस कितना फ्लक्चुएट होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल, हम मटेरियल कितने बार इशू करते हैं, पूरा वन शॉट इशू हो जाता है या डेली बेसिस पे इशू होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कौन सी फॉलो कर रहे हैं हम। नेचर ऑफ बिजनेस एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, मैनेजमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू वैल्यूएशन, मैनेजमेंट की अपनी खुद एक अलग पॉलिसी हो सकती है। तो इन सारी बातों पे हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल मतलब वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशू डिपेंड करेगा। मटेरियल इशू मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मटेरियल लग रहा है वो कौन इशू करता है? स्टोर डिपार्टमेंट। कैसे करता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट्स के ज़रिए। कैसे करता है? मटेरियल रिक्विजिशन नोट के ज़रिए। तो वो जो मटेरियल इशू है उसकी वैल्यू कितनी लेनी है वो हम सीख रहे हैं, उसकी वैल्यू हमने कितनी कंसिडर करनी है वो हम सीख रहे हैं। तो सबसे सिंपल मेथड है कॉस्ट प्राइस मेथड। सर, सिंपल सी बात है ना, जितने में हमने खरीदा है उतने में इशू करो। अब मान लीजिए हम प्लास्टिक इशू कर रहे हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो सर प्लास्टिक जितने में खरीदा था उतने उतने में इशू कर देंगे, है ना? हमने प्लास्टिक अगर 100 रुपयों का लिया तो 100 रुपया चार्ज कर देंगे, हमने 200 का लिया था तो 200 चार्ज कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि वो हम कौन से लॉट में से इशू कर रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट लॉट, सेकंड लॉट, थर्ड लॉट। ये अभी आपको शायद ना भी समझे तो आप लेक्चर देखते रहिए, आगे जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के ज़रिए आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल में सब कुछ लिखा है एकदम। तो एक होता है स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या बोलता है कि देखिए, मान लीजिए जैसे कि हम हैं टाटा मोटर्स, तो लेकिन हम बना रहे हैं टार्जन। हम क्या बना रहे हैं?
टार्जन द वंडर कार, टार्जन द वंडर कार, ठीक है, हम टार्जन बना रहे हैं तो हम रेगुलर बेसिस पे क्या बनाते हैं, नैनो बनाते हैं, सूमो बनाते हैं, इंडिका बनाते हैं, ठीक है, तो इनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह हमारे पास रेगुलर बेसिस पे है। लेकिन टार्जन एक अलग कार है, टार्जन एक वंडर कार है, तो टार्जन को लगने वाले स्पेयर पार्ट्स कुछ अलग हो गए, है ना। टार्जन को लगने वाले स्पेयर पार्ट्स बोलो या कंपोनेंट्स बोलो, बैटरीज बोलो, जो भी चीज़ें हैं टार्जन में, जो चीज़ें लगने वाली है ये हमारे नॉर्मल प्रोडक्ट से अलग है ना। तो फिर इस टार्जन को प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मटेरियल लगना है वो हम स्पेसिफिकली अलग से खरीदेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ टार्जन में ही यूज़ हो सकती है ना। वो यूनिवर्सल नहीं है, वो इंडिका, सुमो या नैनो में यूज़ नहीं होने वाली है। तो तो फिर हम क्या करेंगे, हमने जो भी मटेरियल टार्जन को इशू किया है वो तो हमें पता है कि हमने वो अलग से खरीदा था, स्पेसिफिकली खरीदा था, तो इसकी कॉस्ट तो हमें अलग से स्पेसिफिकली पता है ना। स्पेसिफिकली खरीदा था तो हमें इसकी स्पेसिफिकली कॉस्ट तो पता ही है ना। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या बोलती है कि हमने स्पेसिफिक जॉब के लिए या किसी एक वर्क ऑर्डर के लिए हमने मटेरियल अलग से खरीदा है, तो अलग से खरीदा है तो हमें अलग से खरीदा है तो उसकी प्राइस तो पता ही है, तो उसकी कॉस्ट पता है तो वही कॉस्ट चार्ज कर देंगे। स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या बोलती है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए या कोई एक वर्क ऑर्डर के लिए स्पेशली मटेरियल खरीदते हैं तो वो जिस रेट में मटेरियल खरीदा उस रेट पे चार्ज कर देंगे। सिंपल है एकदम। एडवांटेजेस देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पज टू स्पेसिफिक जॉब रिप्रेजेंट्स एक्चुअल एंड करेक्ट कॉस्ट। जाहिर सी बात है, हमने जितने भी स्पेयर पार्ट्स खरीदे थे, टायर, ट्यूब, बोनेट्स, स्टीयरिंग, म्यूजिक प्लेयर, जो भी हमने खरीदा था वो क्यों खरीदा था, टार्जन के लिए खरीदा था, है ना। तो उसकी कॉस्ट तो हमारे पास रेडिली अवेलेबल है, तो हमें क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड पता है। दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिक प्रोडक्शन। ये मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हम एक जॉब वर्क इंडस्ट्री में है, जैसे कि हमारा हर जॉब अलग अलग है। अगर हम पार्ले जी बना रहे हैं या हम पार्ले कंपनी है तो फिर क्या होगा कि हम रेगुलर बेसिस पे डेली पार्ले जी बना रहे हैं, क्रैकजैक बना रहे हैं, मोनाको बना रहे हैं, है ना। ये हमारा रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। लेकिन हम किसी जॉब वर्क इंडस्ट्री में, मान लीजिए हम आर्किटेक्ट है, तो हम आर्किटेक्ट है तो हम जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई दो बिल्डिंग एक समान तो नहीं बना रहे ना, सारी बिल्डिंग अलग अलग बना रहे हैं। तो इन सारे अलग अलग जॉब के लिए अलग अलग मटेरियल खरीद रहे हैं, तो अलग अलग मटेरियल खरीद रहे हैं तो हमें इन अलग मटेरियल्स की कॉस्ट पता है। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड, स्पेसिफिक कॉस्ट प्राइस मेथड हम इसमें फॉलो करेंगे। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट स्पेसिफिकली व्हेन परचेजेस एंड इश्यूज आर न्यूमरस। इसका डिसएडवांटेजेस है कि सर स्टॉक को अलग से स्पेसिफिकली मेंटेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर हम बहुत सारे परचेजेस कर रहे हैं और बार बार इश्यू कर रहे हैं तो हमारे वो ट्रैक छूट जाता है और एक डेडिकेटेड स्टाफ उसमें लग जाता है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट मेथड देखेंगे, एकदम सिंपल है, फीफो मेथड। फीफो मेथड मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोलता है, जो कि करेक्ट भी है, जो हमने पहले मटेरियल खरीदा है वो हमने पहले इशू किया है। जैसे कि ये मेथड क्या बोलता है कि हमारे घर पे आटे का डिब्बा है, ठीक है, आटे के डिब्बे में हम कैसा करते हैं, आटे का डिब्बा है, हम कंजम्पशन चालू कर देते हैं, कंजम्पशन चालू हुआ, धीरे 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 आटा ख़त्म हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक आया है तो फिर रिफ़िल कर देते हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पे आने के बाद रिफ़िल नहीं करते। हम आटे में क्या करते हैं, आटे का डिब्बा पूरा खाली होने देते, हम क्या करते हैं, पूरा खाली होने देते हैं और फिर रिफ़िल करते हैं, है ना, फिर रिफ़िल करते हैं। मतलब इसका मतलब जो आटा हमने पहले लाया, जो आटा हमने पहले लाया उसे हमने पहले कंज्यूम किया, जो आटा हमने पहले लाया उस आटे को हमने पहले कंज्यूम किया। क्यों पहले कंज्यूम किया, अगर पहले लाया हुआ आटा नीचे ही रह जाता, यहाँ तक आते हम और इतना हमारे पास आटा होता और इतने पे ही हम नया आटा फिल कर देते, तो इससे होता क्या,
हर बार हम इतना आटा कंज्यूम करते और इतना आटा क्या होता, ओल्ड होता, और एक दिन वो क्या होता, ख़राब हो जाता, एक दिन क्या होता था, वो ख़राब हो जाता था, है ना। तो इसीलिए हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। क्या फॉलो करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या बोलता है कि सर जो मटेरियल हमने पहले खरीदा था उसे हमने पहले यूज़ किया, सिंपल सी बात है, जो हमने पहले खरीदा था उसे हमने पहले यूज़ किया, और जो आखिरी में खरीदा था वो आखिरी में यूज़ किया। अब एक ध्यान में देने वाली बात क्या है, चलो वो तीनों मेथड समझाने के बाद बताता हूँ आपको। तो फीफो मेथड क्या बोलती है, सर जो हमने पहले खरीदा था उसे पहले कंज्यूम किया, और जो आखिरी में खरीदा था उसे हमने आखिरी में कंज्यूम किया, ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एंड इजी टू ऑपरेट। मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू प्रोडक्शन रिप्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट, जाहिर सी बात है कि हमने जो मटेरियल इशू किया उसी का कॉस्ट लगाया। इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइसेस द यूज़ ऑफ दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट। ये इसको स्टार मार्क करके रख दीजिए, इस पर एमसीक्यू आता है, इस पर ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। इन द केस ऑफ फॉलिंग प्राइजेस दिस मेथड गिव्स बेटर रिजल्ट, ठीक है। ये लॉजिक, इसका लॉजिक समझा हो तो ठीक है, नहीं समझा हो तो अभी जब न्यूमेरिकल हम देखेंगे, न्यूमेरिकल पे से हमें ये जो पॉइंट है कि अगर प्राइस कम हो रही है तो ये मेथड बेटर रिजल्ट क्यों देगा, ये अभी हमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंटेड वेरी क्लोजली एट करंट मार्केट प्राइस। जाहिर सी बात है, हम क्या कर रहे हैं, फीफो जो मटेरियल पहले आ रहा है उसे पहले ही यूज़ कर रहे हैं, जो आखिरी में आ रहा है उसे आखिरी में यूज़ कर रहे हैं। तो हमारा ईयर एंड कब होता है, 31 मार्च को होता है ना, 31 मार्च को हमारा ईयर एंड हो रहा है। तो आप ज़रा बताना, अगर हम फीफो मेथड यूज़ कर रहे हैं तो 31 मार्च को जो स्टॉक होगा वो स्टॉक एकदम सदियों पुराना होगा, मतलब काफ़ी ओल्ड होगा, या थोड़ा फ्रेश होगा। सदियों पुराना एकदम ओल्ड स्टॉक होगा या थोड़ा फ्रेश स्टॉक होगा। जाहिर सी बात है सर, थोड़ा फ्रेश स्टॉक होगा। क्यों सर, क्योंकि जो सदियों पुराना स्टॉक था वो तो हमने पहले ही इशू कर दिया। कैसे, सदियों पुराना वाला स्टॉक पहले आया था, फर्स्ट इन हुआ था, इसीलिए सर हमने उसे क्या किया है, फर्स्ट आउट कर दिया है। जो ओल्ड स्टॉक था एज़ कम्पेयर टू फ्रेश स्टॉक फर्स्ट इन हुआ था, क्या हुआ था, फर्स्ट इन हुआ था, इसीलिए हमने उसे क्या किया, फर्स्ट आउट किया। तो जो हमारा 31 मार्च को स्टॉक होगा वो मोस्टली कौन सा होगा, फ्रेश स्टॉक होगा, ठीक है, फ्रेश स्टॉक होगा। तो जो फ्रेश स्टॉक है, तो फ्रेश स्टॉक की कीमत भी तो फ्रेश होंगी ना, करंट मार्केट प्राइस से नज़दीक पास ही होंगी ना। मान लीजिए अगर ओल्ड स्टॉक है तो ओल्ड स्टॉक कब का है, 8 मंथ्स अगो का है। अगर ओल्ड स्टॉक हमारा क्लोजिंग रहता तो 8 मंथ्स अगो की प्राइस कुछ और होती, 8 मंथ्स की प्राइस में, और जो फ्रेश स्टॉक है समझ लो, फ्रेश स्टॉक कब का होगा, मान लीजिए 2 मंथ्स पहले का है। तो ज़रा ये बताना कि 8 मंथ्स पहले की प्राइस अभी 31 मार्च को प्रीवेल करेगी या 2 मंथ्स की पहले की प्राइस। जाहिर सी बात है ना, 2 मंथ्स पहले की प्राइस ज़्यादा रिलेवेंट होगी एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। तो ये पॉइंट बोलता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल विल बी रिप्रेजेंटेड वेरी क्लोजली एट करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। ये थे इसके एडवांटेजेस। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। इफ़ द प्राइस फ्लक्चुएट्स फ्रिक्वेंटली दिस मेथड में लीड टू क्लरिकल एरर। देखो, अगर प्राइस बार बार चेंज हो रहा है तो क्लरिकल एरर होगी। क्यों क्लरिकल एरर होगी, हमारे कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे। क्यों क्लरिकल एरर होगी, हमारे कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगे, है ना। जहाँ ज़्यादा कैलकुलेशंस आ जाते हैं वहाँ पे एरर होने के चांसेस ज़्यादा है। सिंस ईच इशू ऑफ मटेरियल टू प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक परचेज प्राइस, द कॉस्ट चार्ज टू द सेम जॉब आर लाइकली टू शो अ वेरिएशन फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। देखो, हम क्या कर रहे हैं कि जितना मटेरियल हमने यूज़ किया उतनी कॉस्ट लगाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए किसी भी मटेरियल की प्राइस कांस्टेंट तो नहीं होती है ना सर, किसी भी मटेरियल की प्राइस कांस्टेंट तो नहीं होती है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। मटेरियल की प्राइस बदल रही है। अब अगर मटेरियल की प्राइस बदल रही है तो जो 6 महीने पहले हमने फिनिश गुड्स बनाए थे उसकी कॉस्ट और आज जो हमने फिनिश गुड्स बनाया उसकी कॉस्ट चेंज होगी। क्यों, बेसिक पॉइंट है कि मटेरियल की कॉस्ट चेंज हुई तो हमारे फिनिश प्रोडक्ट की भी कॉस्ट चेंज होंगी, है ना। इन द केस ऑफ द राइजिंग प्राइजेस द रियल प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न बीइंग लो मे नॉट बी एडिक्वेट टू मीट द मटेरियल परचेज डिमांड एट द करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर आपको ये दोनों पॉइंट एक साथ चलते, पैरेलली चलते,
ये दोनों पॉइंट आपको एक साथ में समझ में आ जाएंगे, ठीक है। या एक काम करते हैं, अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, और ये जो दो पॉइंट है इसको आप एक थॉट दो, इस पे आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, और इसके पीछे का लॉजिक मुझे आप बताओ। नेक्स्ट सेशन में या व्हाट्सएप पे आप मुझे ये दो पॉइंट का लॉजिक बताओगे, ठीक है। अगर आपको ये फीफो मेथड समझती है, अगर आपको ये फीफो मेथड समझ में आ जाती है तो आपको इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अगर ये मेथड आपको समझ जाएगी तो आपको इसका लॉजिक क्लियरली पता चल जाएगा, ठीक है। द एप्लीकेशन ऑफ फीफो मेथड, अब फीफो मेथड अप्लाई कैसी होती है देखते हैं। जैसे कि जुलाई 3 को हमने 600 का परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, परचेस किया, फिर इशू किया, इशू किया, ये सारे इश्यूज़ है, ये सारे परचेज है, ठीक है। तो ये सारे परचेज है और ये सारे इश्यूज है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहाँ हो रहा है, जुलाई 3 पे हो रहा है। जुलाई 3 को हमारा इनवर्ड हो रहा है, मतलब स्टॉक परचेज हो रहा है कितना, 600 यूनिट्स। मतलब आज हमारे पास कितना स्टॉक आ गया है, 600 यूनिट्स आ गया। कितना आ गया है, 600 यूनिट्स हमारे पास आ गया है। फिर जुलाई 3 के बाद में क्या है, जुलाई 30 नहीं, क्या नहीं सर, जुलाई 3 के बाद में जुलाई 8 है। जुलाई 8 को क्या हो रहा है, जुलाई 8 को क्या हो रहा है, इशू हो रहा है। कितना हो रहा है, 400। तो जुलाई 8 को हमने 400 इशू कर दिया, या इसे यहाँ ले लेते हैं, इन आउट बैलेंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा,